आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। और जैसा कि विषय लिखा जा चुका है, लोक कथाओं की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। इसका मतलब है कि कुछ विद्वानों ने अपनी कुछ राय दी है, अपने कुछ विचार प्रस्तुत किए हैं और उनका कहना है कि इस तरीके से लोक कथाओं का जन्म हुआ और वो समाज, जीवन और हमारी परंपराओं का हिस्सा बनती चली गई लोक कथाएं। ठीक है, तो कुछ प्रमुख सिद्धांत है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और पिछली क्लास में हमने बहुत विस्तार से ये पढ़ा था कि लोक कथा किसे कहते हैं, क्या होती है लोक कथाएं, और लोक कथाओं की विशेषताओं पे भी हमने बात की थी। और लोक कथाओं को लेकर के जो विद्वानों की राय है उस पर भी हमने चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि लोक कथाओं की उत्पत्ति को लेकर जो प्रमुख मान्यताएं हैं, विचार है, जो सिद्धांत है, वो क्या है। ठीक है, सबसे पहला जो सिद्धांत इसमें जो मैं चर्चा करना चाहूंगा वो सिद्धांत आता है प्रसारवाद का सिद्धांत। ठीक है, जिसे कि आप डिफ्यूजन थियरी भी कहते हैं। प्रसारवाद का सिद्धांत नाम से ही स्पष्ट है, प्रसार। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि लोक कथाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर समय के अनुसार धीरे धीरे फैलती हैं, प्रचारित प्रसारित होती रहती हैं। ठीक है, और कहा कि जैसे भाषा का विस्तार होता है, जैसे भाषा का प्रचार प्रसार होता है, जैसे भाषा क्षेत्र विशेष या बड़े समूह पर धीरे धीरे वो अपना प्रचार प्रसार कर लेती है अपने महत्व के कारण, वैसे ही लोक कथाओं के साथ भी होता है। ठीक है, और प्रसारवाद जो सिद्धांत है, इसके समर्थक विद्वानों का यह भी मानना है कि जैसे भाषा की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है, ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता है, भाषा की उत्पत्ति को लेकर जैसे ठीक से कुछ नहीं कहा जा सकता है, वैसे ही लोक कथाओं के बारे में भी प्रसारवाद का सिद्धांत कहता है कि लोक कथाओं की उत्पत्ति कैसे, किस तरह से हुई, कैसे वो पैदा हुई, इसको लेकर ठीक ठीक ढंग से ठोस आधार पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, उनका यह मानना है कि जो कोई कथा है, लोक कथा, वो किसी एक स्थान पर उत्पन्न हुई, ठीक है, फिर व्यापार वगैरह हुए, लोगों का आना जाना हुआ, युद्ध वगैरह हुए, ठीक है, और व्यापार की वजह से, युद्ध की वजह से मिथ हो जाता है कोई ऐतिहासिक पात्र, कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना। तो व्यापार की वजह से, युद्ध की वजह से जब लोगों के संसाधन बढ़े, धीरे धीरे मिलना जुलना हुआ, एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति, आवागमन के साधन जब बढ़े, तो इसके माध्यम से ये लोक कथाएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर धीरे धीरे विस्तार पाती चली गई। ठीक है, और यह सिद्धांत जो है, यह कथाओं की समानता की व्याख्या करता है। कथाओं की समानता की व्याख्या से मतलब है कि कुछ कथाएं ऐसी होती हैं, ठीक है ना, भाषा अलग हो जाएगी, ठीक है, लेकिन उसका कथा एक जैसी होगी, उसकी संरचना एक जैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर एक जैसा होगा। जैसे कि मान लीजिए कोई परी कथा है, या फिर कोई राजा की ऐसी कथा, या किसी राजकुमारी की कथा है कि राजकुमार लड़का जो था, सामान्य लड़का, बहुत गरीब था और कोई ऐसी शानदार अलौकिक घटना घटी, चमत्कार पूर्ण घटना घटी और वो राजकुमार हो गया। या किसी गरीब बच्चे की शादी, किसी युवक की शादी किसी राजकुमारी से हो जाती है, उसका जीवन सुखमय हो जाता है। तो कई ऐसी कहानियां हैं, या देवी देवताओं से संबंधित कि देवी देवता कैसे नाराज थे, फिर कैसे प्रसन्न हो गए। ठीक है, तो भाषा बेशक आप बदल दीजिए, लेकिन कहानियों का स्ट्रक्चर बहुत हद तक एक जैसा रहता है। यह सिद्धांत कहता है, प्रसारवाद का सिद्धांत, कि धीरे धीरे जैसे भाषा का विस्तार हुआ, वैसे ही आवागमन के साधन, यातायात, युद्ध इत्यादि, इन सब वजहों से लोक कथाओं का प्रचार प्रसार हुआ। आगे बात समझ में? ठीक है, तो पहला सिद्धांत है प्रसारवाद का सिद्धांत। ठीक है, दूसरा सिद्धांत है प्राकृतिक सिद्धांत। ठीक है, जिसको कि नेचुरल मिथ थियरी कहा जाता है। ठीक है, यह सिद्धांत कहता है कि लोक कथाएं प्रकृति की शक्तियों जैसे सूरज, चंद्रमा, बिजली, ठीक है, आंधी, वर्षा इत्यादि के मानवीकरण से उत्पन्न हुई है। ठीक है, प्राकृतिक सिद्धांत कहता है कि जो प्रकृति में व्याप्त जो चीजें हैं, जिसमें कि सूरज है, चंद्रमा है, बिजली है, आंधी है, वर्षा है, इनका मनुष्यों ने मानवीकरण किया और मानवीकरण करके कल्पना के आधार पर कुछ कथाओं की रचना की
और इस तरह से यह सिद्धांत कहता है कि लोक कथाओं का आगमन हुआ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य को वीरता का प्रतीक मानना, ठीक है, चंद्रमा को शीतलता और कोमलता का प्रतीक मानना, बिजली को क्रोध का प्रतीक मानना। तो ये कहते हैं कि इस सिद्धांत कहता है कि मानव प्रकृति के रूप एवं घटनाओं को अपनी कल्पना के माध्यम से लोक कथाओं में मानकीकरण के रूप में व्यक्त करता है। ठीक है, ऐसी कितनी कथाएं हैं सूर्य देव को लेकर के, अग्निदेव को लेकर के। तो यह सिद्धांत कहता है, और इस सिद्धांत के मुख्य जो विद्वान थे, प्रतिपादक विद्वान थे, उसका नाम था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत में बहुत जोर दिया था, तो इस सिद्धांत से मैक्स मुलर का नाम संबंधित है। तो यह प्राकृतिक घटनाओं या प्राकृतिक चीजों के मानवीकरण से लोक कथाओं के उत्पन्न होने की बात यह सिद्धांत कहता है। ठीक है, अब इसमें एक बात, इसकी अगर हम समीक्षा करें तो एक बात समझ में आती है कि जो पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है, पौराणिक कथाओं के बारे में तो यह समझ में आता है कि पौराणिक कथाओं को लेकर के यह प्राकृतिक सिद्धांत कारगर साबित हो सकता है। लेकिन लोक कथाओं में सिर्फ पौराणिक कथाएं ही तो नहीं है, प्रेम कथाएं भी हैं, ठीक है, व्रत कथाएं भी हैं, परियों की कथाएं भी हैं, भूत प्रेतों की कथाएं हैं, ठीक है, राक्षस और देवताओं की कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं, कई तरह के रूप हैं लोक कथाओं के। तो पौराणिक कथाओं के संबंध में तो यह सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन अन्य कथाओं के संबंध में यह सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है। यह इस सिद्धांत की एक सीमा है। ठीक है, तीसरा सिद्धांत जो है वो बहुत महत्वपूर्ण लगता है मुझे, और इसकी जड़ें मनोविज्ञान से जुड़ी हुई हैं। इस सिद्धांत को कहते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। ठीक है, साइकोलॉजिकल थियरी, कि मनोविज्ञान कैसे यह मानता है कि मनोविज्ञान की वजह से लोक कथाओं का दुनिया भर के जितने भी समाज और जीवन है, लोक संस्कृति है, वहां लोक कथाओं का जन्म हुआ होगा। यह सिद्धांत मानता है, मनोविज्ञान का सिद्धांत, कि लोक कथाएं मानव मन की कल्पना, भय, उसकी इच्छाओं, वासनाओं और सपनों से उत्पन्न हुई है। ठीक है, फ्रायड का नाम आपने सुना होगा, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, फ्रायड को मनोविश्लेषणवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, फ्रायड और यूंग भी मनोविश्लेषण से जुड़े हुए, मनोविज्ञान से जुड़े हुए विद्वान हैं। फ्रायड और यूंग जो विद्वान हुए मनोविज्ञान के, उन्होंने लोक कथाओं में अवचेतन मन की भूमिका को स्वीकार किया है। देखिए, दो स्तरों पे हमारा मन होता है, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। ठीक है, ठीक है, चेतन मन आप समझते हैं, लेकिन अवचेतन, हमारे मन का जो अवचेतन भाग है वह हमारे चेतन मन से कहीं ज्यादा विस्तृत और बड़ा है। ठीक है, बहुत प्रबल है, बहुत स्ट्रांग है और बहुत बड़ा भी है। अवचेतन मन में क्या होता है, हमारी दमित वासनाएं होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, जो दबी हैं, जो पूरी नहीं हुई या जिनके पूरा होने की संभावनाएं नहीं है। तो खास तौर पे इच्छाएं और काम वासनाएं, ज्यादातर माना जाता है कि दमित इच्छाएं और काम वासनाएं जो है वह अवचेतन मन में होती है। और ये जो दमित यौन वासनाएं होती है, काम इच्छाएं जो होती है, यह अवचेतन मन से बाहर निकलने का कहीं ना कहीं रास्ता खोजती रहती हैं। ठीक है, तो यह सिद्धांत मानता है कि लोक कथाएं इन्हीं यौन वासनाओं के रूप बदलने से उत्पन्न हुई है। या कहता है यह सिद्धांत कि लोक कथाओं की जो उत्पत्ति हुई है, उस उत्पत्ति के पीछे मनुष्य की जो दबी हुई जो काम वासनाएं हैं, यौन वासनाएं हैं, उन वासनाओं की वजह से लोक कथाओं का प्रचलन हुआ है। कैसे? अब इसे कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि जो लोक कथाएं हैं या जो प्रचलित कथाएं हैं, उनमें आप देखिएगा कि एक राजा के पास एक से अधिक रानियां हैं, सैकड़ों रानियां हैं, 7-7 रानियां हैं, 10-10 रानियां हैं। ठीक है, रानी जो बहुत सुंदर रानी है उसको राजा बहुत प्रेम करता है। ठीक है, तो या राजा अपनी रानी के अलावा राज्य की किसी नर्तकी से या किसी गायिका से भी प्रेम करता है, या उसके साथ भी उसके संबंध है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दमित काम वासना
का ही प्रतिरूप है, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है, जो सामान्य मनुष्य के पहुंच से बाहर है। इसलिए भी कि सामाजिक वर्जनाएं हैं, उसको लेकर के सामाजिक दबाव है, समाज की निगाह में एकदम से स्वतंत्र ढंग से अपनी काम वासनाओं की पूर्ति करना एक तरह से अनैतिक माना जा सकता है कि आप उसके लिए कोई हथकंडा अपनाएं या उसके लिए आप कुछ इस तरह की कोशिश करें जो समाज की निगाह में अनैतिक है। तो वो मानता है मनोविज्ञान का सिद्धांत कि काम वासनाएं, जो दबी हुई मनुष्य की जो एनर्जी है, उसकी वजह से लोक कथाओं का आगमन हुआ। और सामाजिक अंकुश के कारण व्यक्ति अपने लिए तो 7 रानियों की कल्पना नहीं कर सकता है, सामान्य मनुष्य, ठीक है, या बहुत सुंदर रानी की कल्पना नहीं कर सकता है। तो राजा की कहानियों की बात करके या राजा की कहानियों को सुन करके वह अपने चेतन मन को फुसला लेता है या वह अपने चेतन मन को शांत कर देता है। ये एक मनोविज्ञान की बात यहाँ पे की गई, ठीक है। एक बड़ी अच्छी कहानी हम लोग सुनते थे बचपन में, इसी से संबंधित है कि एक बार एक राज्य में एक राजा थे। तो राजा जो थे वो अपनी रानी को बहुत प्रेम करते थे। तो एक बार एक दरबार में एक ऋषि आए और ऋषि ने एक फल दिया राजा को और कहा कि यह फल खाइए, इस फल को खाने से आप सर्वदा निरोग रहेंगे, आपकी आयु बहुत लंबी होगी, आप एकदम स्वस्थ रहेंगे हमेशा। तो राजा रानी को बहुत प्रेम करते थे। तो राजा ने कहा कि मैं क्यों खाऊं, इतना सुंदर दिव्य फल है, इसे मैं अपनी रानी को दे देता हूं। और रानी को उस फल के गुणों के बारे में बताया कि इस फल को खाने से इस तरह आप हमेशा तंदुरुस्त, स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगी, लंबी आयु होगी आपकी। रानी बड़ी खुश, रानी ने ले लिया। रानी प्रेम करती थी उस राज्य के एक सेनापति से, एक सिपाही से। तो रानी को लगा कि इस फल को मैं क्या करूंगी, ये फल तो उसे देना चाहिए जिसे मैं प्रेम करती हूं। तो रानी ने फल के गुणों की व्याख्या करते हुए और वह फल सेनापति को दे दिया। सेनापति जो था उस राज्य की नर्तकी से बहुत प्रेम करता था। तो सेनापति ने कहा कि मैं क्या करूं इस फल का। तो यह फल अपनी प्रेमिका जिसे वह प्रेम करता था, नर्तकी, उसे दे दिया। यहां तक तो ठीक था, लेकिन मामला यहां से बिगड़ गया। नर्तकी जो थी वो राजा को बहुत प्रेम करती थी। तो नर्तकी को लगा कि इतना सुंदर राजा है, इतना अच्छा राजा है, इसका स्वस्थ रहना, प्रसन्न रहना और दीर्घायु होना बहुत जरूरी है। तो वही फल ला करके वह राजा को दे देती है। तो ऐसी बहुत सी कथाएं लोक जीवन में व्याप्त हैं, जिन कथाओं में लोकमानस की जो अभिव्यक्ति है या जो चीजें, घटनाएं होती रही हैं, उनका प्रचलन उन कथाओं में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो मनोविज्ञान कहता है कि जो दमित वासनाएं हैं मनुष्य के भीतर, काम इच्छा, ठीक है, उन दमित वासनाओं के कारण ही लोक कथाओं की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, कि जो सामान्य जीवन में हम नहीं कर सकते, वो लोक कथाओं में सुन के, देख के या उसकी कल्पना करके अपने आप को, हम अपने चेतन मन को शांत कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस सिद्धांत की अगर आप समीक्षा करें तो यह सिद्धांत कुछ कथाओं पर तो लागू हो सकता है, ठीक है, लेकिन जो धार्मिक कथाएं हैं, जो पौराणिक कथाएं हैं, जो प्रेम कथाएं हैं, जिन प्रेम कथाओं में उत्सर्ग है, त्याग है, बलिदान है, उन पर यह लागू नहीं होता है। लेकिन फिर भी यह एक प्रमुख सिद्धांत के रूप में इसको देखा जा सकता है, ठीक है। चौथा सिद्धांत है इच्छा पूर्ति का सिद्धांत, ठीक है। इच्छा पूर्ति का जो सिद्धांत है यह भी मनोविज्ञान से ही जुड़ा हुआ एक हिस्सा है, मनोविज्ञान का ही एक भाग है। लेकिन मनोविज्ञान का सिद्धांत दमित काम वासनाओं पे ज्यादा जोर देता है, लेकिन यह अन्य तरह की इच्छाओं, सामान्य इच्छाओं, न धन की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, बल की प्राप्ति, या जीवन में अचानक कुछ चमत्कार पूर्ण घट जाए, इस तरह की कल्पना और इस तरह की इच्छा पूर्ति पर भी यह जोर देता है, ठीक है। तो इसे मनोविज्ञान का ही एक उपविभाग मानना चाहिए। इस सिद्धांत का कहना है कि सामान्य मानव जिन इच्छाओं को वास्तविक जीवन में पूरा नहीं कर सकता है, उन इच्छाओं को वह इन लोक कथाओं में जीता है, कल्पना में, ठीक है। अर्थात इच्छाओं की पूर्ति वह स्वप्न एवं कल्पना में करता है और उन लोक कथाओं में उसका एक रूप वह देखता है, ठीक है। अब आपने फिल्म देखी होगी बहुत सारी 90s की। उस फिल्म में क्या होता है
आप भी फिल्म देख रहे हैं, आपको मालूम है, और उस फिल्म में दिखाया जा रहा है कि हीरो हीरोइन भी थिएटर में फिल्म देखने गए हैं, ठीक है, और पर्दे पे कोई गाना चल रहा है, ठीक है, और फिर वह गाना कल्पना में कौन करने लगता है? हीरो हीरोइन उस गीत को कल्पना में करके और फिर वह गीत उनके ऊपर फिल्मा दिया जाता है। यह है इच्छा पूर्ति कि आप सुनते हुए अपनी कल्पना में स्वयं को वहां देखने लगते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसी लोक कथाएं हैं कि कोई गरीब युवक, ठीक है, राजकुमार बन गया, ठीक है, या किसी गरीब लड़की का विवाह किसी राजकुमार से हो गया या किसी राजा से हो गया, ठीक है, कमजोर व्यक्ति ने किसी तरह से बड़ी हिम्मत जुटा के और किसी राक्षस को या किसी बड़े दुर्दांत व्यक्ति को मार दिया, ठीक है। परियों की कथा, फेरी टेल्स जब आप सुनते हैं तो परियों ने क्या, उसमें आता है कि परियों ने किसी को खुशी दे दी, किसी को कोई सामान दे दिया, किसी की जिंदगी में खुशहाली लौट आई। तो तरह तरह से आप देखते हैं कि इच्छा पूर्ति का सिद्धांत देखने को मिलता है लोक कथाओं में, ठीक है, कि आपने कोई व्रत रखा, व्रत कथाओं में देखते ही होंगे इस तरह की कहानी आती है कि आपने कोई व्रत रखा और 8 दिन वह व्रत रखा और फिर उसके बाद आपने जो कल्पना की थी वह आपकी इच्छा पूर्ति हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे मिथ हैं। तो यह तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है वैसे, लेकिन आप देखें कि लोक कथाओं का विस्तार बहुत ज्यादा है। राक्षस से संबंधित कथाएं हैं, भूत प्रेत से संबंधित कथाएं हैं, पशु पक्षियों से भी संबंधित लोक कथाएं हैं। तो मनुष्य की इच्छा पूर्ति के आधार तो यह सिद्धांत हो सकता है, लेकिन जो पशु पक्षियों की कहानियां हैं, देवताओं की कहानियां हैं, ठीक है, या फिर आप देखें कि भूत प्रेत और राक्षसों की कहानियां हैं, उस तरह की कहानियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। तो इसकी भी अपनी एक सीमा दिखाई देती है, ठीक है। 5वां महत्वपूर्ण सिद्धांत है व्याख्यावाद का सिद्धांत। व्याख्यावाद का सिद्धांत कहता है कि लोक कथाएं अपने समय की रूढ़ियों, अपने समय की परंपराओं, व्यवहारों, सामाजिक नियमों और नैतिक मूल्यों की व्याख्या करती है, ठीक है। क्या कहता है यह सिद्धांत कि लोक कथाएं अपने समय के नियमों, परंपराओं, व्यवहारों, ठीक है, और लोक मूल्यों की व्याख्या करती है या नैतिक मूल्यों की व्याख्या करती है, ठीक है। ऐसे बहुत सी कहानियां आपको मिलेंगी लोक में, हर तरह की भाषा में, हर तरह के लोक साहित्य में ऐसी कहानियां मिलेंगी कि कोई राजा है जो बहुत धर्मपरायण है, धर्म पर बहुत चलता है, तो इंद्र को इस बात से कष्ट होने लगता है, ईर्ष्या होने लगती है कि इतना धर्मपरायण राजा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी गद्दी पे यहीं पहुंच जाए। तो इंद्र उसके लिए षड्यंत्र रचते हैं, ठीक है, उसका राज्य छिन जाता है, लेकिन फिर भी वह अपने धर्म से हटता नहीं है, अडिग है अपने धर्म पे, धर्म का रास्ता या सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता है। फिर सत्य और धर्म ही उसके साथी बन जाते हैं और अंत में उसकी विजय हो जाती है, अंत में सारे कष्ट उसके दूर हो जाते हैं और फिर ईश्वर प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं कि हम आपकी परीक्षा ले रहे थे, या कई तरह से इस तरह की कहानियों को बताया जाता है। तो सभी को धर्म पर चलना चाहिए या सभी को सत्य के रास्ते पे चलना चाहिए। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी आपने सब सुनी होगी आपने। तो इस तरह की कहानियां सत्य पर चलने या धर्म पर चलने की राह बताती हैं, ठीक है। तो यह व्याख्यावाद का सिद्धांत कहता है कि समाज में जो अच्छी चीजें हैं, क्योंकि लोक साहित्य की एक प्रमुख विशेषता है लोक मंगल की भावना को जागृत करना, सर्व कल्याण की भावना को जागृत करना। हम कहते भी हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्, ठीक है, कि सभी सुखी रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी निरोग रहें और सभी आपस में प्रेम करें, किसी को कोई दुख ना हो। तो लोक कथाओं की तो यह भावभूमि है ही। तो व्याख्यावाद का सिद्धांत कहता है कि समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना की वजह से, धर्म की स्थापना की वजह से, सत्य की स्थापना की वजह से लोक कथाओं का प्रचलन रहा होगा, ठीक है। यह एक कारण हो सकता है कि बहुत सारी जो नीति से संबंधित कथाएं हैं, ठीक है ना, सत्य से संबंधित कथाएं हैं, उनके आगमन में यह सिद्धांत काम कर सकता है। लेकिन चूंकि इसका विषय बहुत विस्तृत है, इसका संसार बहुत विस्तृत है लोक कथाओं का, इसलिए सब पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है। छठा सिद्धांत है विकासवाद का सिद्धांत।
हर्बर्ट स्पेंसर और एडवर्ड टायलर, ये विकासवाद के सिद्धांत से जुड़े जो दो प्रमुख विद्वान रहे, ठीक है। इनका मानना है कि लोक कथाओं का उद्भव किसी एक स्थान पर नहीं हुआ है, ठीक है। संपूर्ण विश्व में मानव समाज की जो आधारभूत मानसिक समानताएं हैं और उसका चिंतन एक जैसा है। इसे ऐसे समझिए कि भाषा अलग है, परिवेश अलग है, पर यहाँ के व्यक्ति को भी क्रोध आता है, यहाँ का व्यक्ति भी प्रेम करता है, और अमेरिका और इंग्लैंड का व्यक्ति भी प्रेम करता है और क्रोध करता है। तो वो कहते हैं कि लोक कथाओं का उद्भव कोई एक स्थान नहीं है, समस्त दुनिया में, चूंकि मानव सभ्यता जहां जहां रही है वहां उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसके रिचुअल्स, उसकी मान्यताएं, उसकी परंपराएं हर जगह कमोबेश कुछ मिलती जुलती, कुछ अलग इस तरह से रही है। तो विश्व भर की जो लोक कथाएं हैं उनमें बहुत हद तक कुछ आधारभूत समानताएं देखने को मिलती हैं। आधारभूत समानताएं मिलती है विश्व भर की लोक कथाओं में। जैसे कि अब लोमड़ी का चालाक होना, तो लोमड़ी का चालाक होना ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत या हिंदुस्तान की लोक कथाओं का विषय है, दुनिया भर में इस तरह की लोक कथाएं हैं जिसमें लोमड़ी की चालाकी का जिक्र है। या सौतेली माँ का अपने बच्चों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार का न होना, या हर जगह की लोक भाषा और लोक कहानियों में एक जैसे विचार प्रस्तुत हुए हैं। या दानव की कथाएं, राक्षस की कथाएं, या परियों की कथाएं, पशु पक्षियों की कथाएं कि कैसे पशु पक्षियों का साहचर्य रहा है मनुष्य के साथ, ठीक है। दानव और देवताओं का जो युद्ध रहा है, जिसे आप गुड एनर्जी या बैड एनर्जी कह लीजिए, या अच्छा या बुरा का प्रतीक कह लीजिए। तो इस तरह के जो विषय रहे हैं वो दुनिया भर में रहे हैं। और विकासवाद का सिद्धांत यह मानता है कि लोक कथा चूंकि एक जीवित सामाजिक वस्तु है, इसलिए समय दर समय इसमें परिवर्तन आ सकता है और परिवर्तन इसमें आता भी है, ठीक है। भाषा, समाज, राजनीति, धर्म लोक कथा आदि को प्रभावित करते हैं। विकासवाद का सिद्धांत यह भी मानता है कि ये सारी चीजें लोक कथाओं को प्रभावित करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? तो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो कहीं ना कहीं प्रसारवाद के सिद्धांत से भी मिलता जुलता है, जो प्रारंभ में हमने कहा। इसलिए इसकी बहुत न्यूनतम आवश्यकता है, लेकिन ठीक है, इस सिद्धांत के महत्व को हम नकार नहीं सकते हैं। सातवां है धार्मिक एवं ऐतिहासिक सिद्धांत। धार्मिक सिद्धांत क्या कहता है कि धार्मिक अनुष्ठानों और संस्कारों से जुड़ी हुई क्रियाकलापों की वजह से कथा का प्रचलन हुआ लोक जीवन में, ठीक है। धार्मिक अनुष्ठान, व्रत, कथाएं, आपको पता ही है कि धर्म कैसे मनुष्य के जीवन का हिस्सा है पुराने समय से ही, और आगे भी ये चलता चला जाएगा। तो जेम्स फ्रेजर और गिलबर्ट मरे, ये दो बड़े नाम हैं जो धार्मिक सिद्धांत को महत्व देते हैं, ठीक है। और ऐतिहासिक सिद्धांत जो कहता है वो कहता है कि बहुत सी लोक कथाएं ऐतिहासिक घटनाओं और व्यक्तियों पर आधारित होती है। कोई ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी, कोई युद्ध का या किसी खास तरह के संग्राम का, और बाद में वह मिथक के रूप में शामिल हो गया, और बाद में वह मिथक के रूप में इस तरह से शामिल हो गया, ठीक है, कि वह पूरे लोक समाज में व्याप्त हो गया और उसकी कहानियां सुनाई जाने लगी। द्विवेदी जी भी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बार बार इस बारे में बात करते हैं। द्विवेदी जी हमेशा लोक स्मृति और इतिहास के बीच जो अंतः क्रिया और जो संबंध है उसमें भी महत्व देते हैं। तो एक सिद्धांत यह भी है धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांत। और अंत में आता है समन्वयवाद का सिद्धांत, ठीक है। समन्वयवाद का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, ठीक है, जो कहता है कि लोक कथाओं की उत्पत्ति में किसी एक सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया जा सकता है। जैसा कि अब तक की बातचीत से हमने भी समझा कि एक के कहने से दूसरा छूट जाएगा, एक सिद्धांत पे कुछ बातें लागू होंगी, कुछ चीजें छूट जाएंगी। तो समन्वयवाद का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह मानता है कि धार्मिक, ऐतिहासिक, विकासवाद, मनोविश्लेषणवाद, प्रसारवाद, इस तरह के जो सारे सिद्धांत हैं उन सभी सिद्धांतों के समन्वय के कारण लोक कथाओं की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। आई बात समझ में? तो समन्वयवाद का सिद्धांत सभी तरह के सिद्धांतों को साथ लेकर चलने की बात करता है, और इस तरह इससे संबंधित जो विद्वान है उनकी राय है कि लोक कथाओं की उत्पत्ति के संदर्भ में किसी एक सिद्धांत को नहीं स्वीकार किया जा सकता है, सभी सिद्धांतों का महत्व है, ठीक है। जो अब ऐतिहासिक लोक कथाएं हैं तो उसमें ऐतिहासिक सिद्धांत आएगा,
ठीक है। मनोविश्लेषण से संबंधित जो कथाएं हैं उसमें मनोविज्ञान का सिद्धांत आएगा। तो समन्वयवाद का सिद्धांत सभी सिद्धांतों को एक साथ लेकर चलने की बात करता है और वह मानता है कि लोक कथाओं की उत्पत्ति में प्रसारवाद की भी भूमिका है, विकासवाद की भी भूमिका है, मनोविश्लेषणवाद की भी भूमिका है, ठीक है, धार्मिक और ऐतिहासिक सिद्धांतों की भी भूमिका है, प्राकृतिक विकास की अवधारणा की भी भूमिका है। तो उन सबको वह साथ लेकर चलने की बात समन्वयवाद का सिद्धांत करता है। तो ये कुल 8 सिद्धांत हैं, प्रमुख सिद्धांत लोक कथाओं की उत्पत्ति के संदर्भ में। आगे बात समझ में, अगली क्लास में हम लोक कथाओं के प्रमुख रूपों पर चर्चा करेंगे और यह समझने का प्रयास करेंगे कि लोक कथा के प्रमुख रूप कौन कौन से हैं, उनकी विशेषताओं और उनकी प्रकृति के बारे में भी हम समझेंगे। ठीक है।